नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल लेंथ टेस्ट। इसमें 150 प्रश्न होंगे और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें 9806240312 पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देश स्वतंत्र है। देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो जो गणतंत्र का मतलब होता है कि चुनाव होना यानी निर्वाचन होना। राज्य का अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राज्य का अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दो देखिए। निम्नलिखित की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो जो यहाँ है न्यायिक समीक्षा। क्या है? न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियाँ कार्यपालिका में संविधान की सीमाओं के अधीन हैं, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, अर्थात जो ब्रिटिश का संविधान है उसका न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती और भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसमें विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? हम आपको चाहेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएं, इसलिए हम ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। क्लियर? निम्नलिखित में से किसमें विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, एकीकृत न्यायपालिका, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना या इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान परिसंघीय है, इसमें ऑप्शन बताना है आपको। यहाँ सही होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता क्या है? कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक या संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय या परिसंघीय राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघीय या परिसंघीय। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान की एक परिसंघीय संघीय विशेषता है। जो हमारा लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, यही संविधान की विशेषता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। संविधान की संघीय विशेषताएं: लिखित संविधान और कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और संविधान की अपरिवर्तनशीलता। यह है संघीय या परिसंघीय संविधान की विशेषताएं। संविधान की एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं कैसी होती हैं? एकीकृत न्यायपालिका। क्या होती हैं एकीकृत न्यायपालिका? इकहरी नागरिकता,
शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, संघ तथा राज्य के लिए एक ही संविधान, केंद्र सरकार को राज्यों की सीमा परिवर्तन करने का अधिकार, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार। ये सभी किसमें है? एकात्मक संघीय में। इसके अलावा संकट काल में एकात्मक स्वरूप, राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखने का राज्यपालों को अधिकार है। क्लियर? आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष जन गण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन पीसीएस में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उनमें से ये एक है, आपको बताना है। तो ये गाया गया था 1950 में। कब? 1950 में। क्लियर? सन 1950 में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न संख्या 5 महत्वपूर्ण है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आपके पास 4 कूट दिए हैं, आपको बताना है। पहला है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ एवं राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं और विधायिका वित्तीय न्यायिक शक्ति संघ एवं व उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित की गई हैं। आपको बताना है संघीय व्यवस्था से संबंधित कौन से कथन सही हैं। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि संविधान शासन की मूल संरचना के एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना है। ये बिल्कुल सही है। क्लियर? ये क्या है? सही है। एकात्मक झुकाव उसमें सशक्त मिश्रण, क्या है? मिश्रण भी है, बिल्कुल सही। दोनों संघ राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं, ये नहीं, ये गलत हो रहा है। विधायिका वित्तीय व न्यायिक शक्तियां संघ व इकाइयों के मध्य विभाजित की गई, बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। यदि आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर देखें, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है। यद्यपि एकल नागरिकता और केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करती है, न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। इसलिए ऑप्शन 1 और 2 सही हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? राजकीय जो चिन्ह है वह कब से अंगीकृत किया गया है? तो यह अंगीकृत किया गया है 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 जनवरी 1950 भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। जो हमारा राजकीय चिन्ह है 3 शेरों वाला, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 7, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है इसको कब स्वीकार किया? यह स्वीकार किया था आपके 22 जुलाई 1947 में। कब? 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 में भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज में क्या है?
24 तीलियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है, को याद रखिए। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आपके पास 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत न होकर शक संवत है, ये भी गलत हो रहा है। और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया, यह भी गलत है। मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए आपका नंबर डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ध्यान दीजिए, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। प्रश्न संख्या 9, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कौन सा न्यायालय कार्य करता है? तो यह करता है कोच्चि हाई कोर्ट। सिंपल सा है, कोच्चि हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट, केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, यह कोच्चि में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। प्रश्न संख्या 10, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज उनको कौन बदल सकता है? तो ये बदल सकता है कानून के द्वारा संसद। कौन बदल सकता है? कानून के द्वारा संसद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। ध्यान दीजिएगा, शुरू में 7 जज थे और यह सन 1956 में 10 हुए, 1960 में 13, 1977 में 17, 1985 में 25 और 2009 में इनकी वर्तमान संख्या हो गई है 31 और वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 33 प्लस 1 कितनी हो गई है? 34। कुल कितने जज हैं वर्तमान में? 34 हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यह है आपका 20 लाख से अधिक। किसके? 20 लाख से अधिक वाली जनसंख्या के ऊपर है, 20 लाख से अधिक। क्लियर? 3 स्तरीय राज्य पंचायत प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए जिनकी आबादी लगभग 20,000 से ऊपर है। लगभग ये सभी की हैं। भारत में एक राज्य कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद में है। राज्य में सभी सरकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर किया जाता है। आपको पास बताना है कि कौन सा सही है। तो जहाँ पास देख पा रहे हैं, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। बिल्कुल, जो भी काम होते हैं राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, जो लेकिन वास्तविकता जो काम करता है वो मंत्रिपरिषद करता है, मुख्यमंत्री और उसके मंत्री। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णय मुख्यमंत्री के नाम पर किया जाता है? बिल्कुल नहीं, काम करता मुख्यमंत्री है पर नाम किसका लगता है या नाम होता है राज्यपाल का। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल 1 और 2। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार केंद्र में चलने वाला कार्यकाल जो भी कार्य किया जाता है राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, उसी प्रकार राज्यों में जो भी काम किए जाते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा वो राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, सांथाली, कोंकणी और डोगरी मैथिली। बोल रहा है 2003 में 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं? आपके पास इतनी सारी भाषाएं दी हैं, कौन सा था जो उनका ग्रुप है वो शामिल की गई हैं?
तो ये आपको बताना है। तो ये शामिल की गई हैं 3, यानी 3 में बोडो, संथाली और डोंगरी मैथिली कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा 3 और 5। 3 और 5 में क्या है? बोडो और संथाली है और डोंगरी और मैथिली है। क्लियर? जो 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल की गई हैं। कुल कितनी भाषाएं हैं? अब 22 भाषाएं हैं। देख लीजिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, जिसमें सिंधी को जोड़ा जाता है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा जाता है। 92 नंबर का संशोधन 2003 में होता है, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। सिख, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, इनमें से किन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है? आपको बताना है। तो इसमें सभी को अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है। किसको? सिख को भी, बौद्ध को भी, मुस्लिम, पारसी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी। क्लियर? भारत में मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों की मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करती है? बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग का सचिवालय मुंबई में नहीं। जो ये है बिल्कुल सही है। इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। जो पहला ऑप्शन दिया था उसमें लिखा था स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। सांविधिक नहीं, यह क्या है? संवैधानिक। सांविधिक और संवैधानिक में अंतर है। जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव संचालन कराता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां और कार्यकाल, कार्य और पात्रता से संबंधित उल्लेख है। और चुनाव आयोग का जो सचिवालय है नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, दोनों में से जो पहले हो वही होता है। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। संविधान के कुछ अनुच्छेद दिए हैं, इनमें से पूछ रहा है उपयुक्त में से मिलान सही है। कौन सा मिलान सही है आपको बताना है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 148 से 51 भारत की अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं सभी ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब ये और ये सभी मिलान सही है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता का आधार नहीं है? संसद सदस्य अयोग्यता का आधार नहीं है यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया या उसे रोक दिया गया है। आपके पास 4 विकल्प दिए हैं कि कौन से सही हैं। तो यहाँ पर केवल दिया है ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 ऑप्शन जो कि अयोग्यता के आधार पर नहीं है। ऑप्शन नंबर
इसमें देखिए, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, उसे रोक दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुच्छेद 102, इसको देखिए, अनुच्छेद 102 किसी सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है। कौन? अभी राहुल गांधी जी अयोग्य घोषित हुए हैं, उन पर अनुच्छेद 102 के तहत ही उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। किसी व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा कब? यदि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का कोई कार्यालय रखता है, संसद द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा। ठीक। यदि वह दिमागी तौर पर अस्वस्थ है, एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया कि वह क्या है? अस्वस्थ है। अगर वह निर्विवाद दिवालिया है। अगला, यदि भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लिया है या किसी विदेशी राज्य के प्रतिष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के तहत है। ई नंबर है, यदि वह संसद द्वारा किए गए किसी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है। यदि उस व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है तो उसे संसद भवन के सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 18, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में कौन सी नया राज्य बनाने के लिए प्रावधान करती है या पहली अनुसूची? कौन सूची? पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए। ये देख लेते हैं, पहली अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। आप जानते हैं अनुसूची हमारी कितनी है? पहली अनुसूची है संघ और क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची में अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। तीसरी अनुसूची अधिकारियों की शपथ से है और चौथी अनुसूची राज्यों का राज्यसभा सीटों में आवंटन से है। क्लियर? राष्ट्रपति को हटाने के का प्रस्ताव निम्न में से किस में पेश किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति को। ठीक। उपराष्ट्रपति राज्य का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपको बताना है। तो यह आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है यहाँ पर। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। गृह मंत्रालय के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना सुरक्षा, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के संगठक विभाग निम्नलिखित हैं। जो महत्वपूर्ण विभाग हैं गृह मंत्रालय के: आंतरिक विभाग सुरक्षा, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू कश्मीर कार्य विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, राजभाषा विभाग। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है? ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये है अमेजन का। किसका? अमेजन का। अमेजन बेसिन क्षेत्र लगभग 75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कांगो बेसिन क्षेत्र लगभग 40,14,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं मिसिसिपी नदी का जो क्षेत्र है 29,81,076 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसलिए सबसे बड़ा बेसिन किसका है? अमेजन का है। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चांगपा अर्ध खानाबदोश समुदाय से है। जो चांगथांग या लद्दाख के अन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। वे पश्मीना बकरियों को पालते हैं जिनसे उन्नत ऊन प्राप्त होता है। इन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणी में रखा गया है। आपको बताना है चांगपा समुदाय के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। यहाँ जो ऊपर तीनों कथन दिए गए हैं वो सभी सही हैं।
इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी। चांगपा अर्ध खानाबदोश समुदाय से है जो चांगथांग यानी लद्दाख और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में फैले हुए हैं, लद्दाख के अन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। चांगपा जनजाति खानाबदोश जीवन पसंद करती है। इसकी आजीविका का मुख्य आधार मवेशी और पश्मीना बकरियां हैं। वे पश्मीना बकरियों को पालते हैं जिनसे उन्नत ऊन प्राप्त होता है। इन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न संख्या 23, गांठदार त्वचा यानी लंपी स्किन डिसीज LSD निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो लंपी डिसीज आप सुने होंगे, आया था समय पे। किसको प्रभावित किया है? तो क्या मवेशियों को। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। हाल ही में पंजाब सरकार ने मवेशियों में गांठदार त्वचा लंपी स्किन डिसीज की शुरुआत रोकथाम हेतु निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाने के लिए गोट पॉक्स वैक्सीन की 25 लाख खुराकें एयरलिफ्ट की हैं। LSD मवेशियों या भैंस की लंपी स्किन डिसीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। इसकी वजह से लगभग 10% खाद्य कृषि संगठन के अनुसार LSD की मृत्यु दर 10% से कम है। क्लियर है। इसका मुख्य लक्षण क्या है? बुखार, आंखों नाक से तरल पदार्थ का निकलना, मुंह में लार का टपकना, शरीर पर छाले पड़ना आदि लक्षण होते हैं। वीर गार्जियन अभ्यास एक वायुसेना अभ्यास है। निम्नलिखित में से किन दो देशों से संबंधित है? आपको बताना है किन दो देशों से संबंधित है। तो यह है भारत और जापान। किससे संबंधित है? भारत और जापान। वीर गार्जियन अभ्यास एक वायुसेना अभ्यास है। किसके द्वारा किया गया? भारत और जापान के द्वारा। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का उद्घाटन संस्करण जापान में संपन्न हुआ। यह भारत और जापान का पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास था। IAF दल ने Su-30 विमान के साथ एक IL-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 2 C-17 ग्लोबमास्टर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास में पहली बार था कि जब भारतीय वायुसेना महिला लड़ाकू पायलट विदेशी भूमि पर युद्ध अभ्यास के लिए भारतीय दल का हिस्सा बनी। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास जो जापान के साथ किए जाते हैं: धर्म गार्जियन सैन्य है, जीमेक्स नौसेना करती है, सिन्यू मैत्री वायुसेना करती है और मालाबार जो होता है मालाबार तट पर एक्सरसाइज होती है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भी शामिल है और जापान और इंडिया 4 हैं। क्लियर। क्वाड। प्रश्न संख्या 5, एटिकोप्का शिल्पकला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी। एटिकोप्का खिलौना शिल्पकार CV राजू आंध्र प्रदेश के उन 7 व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया। पद्मश्री पुरस्कार हेतु चुने जाने के लिए CV राजू का मानना है कि यह सम्मान एटिकोप्का शिल्पकला को दिया गया है। उनका उद्देश्य शिल्प को बनाए रखने की दिशा में काम करना है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में वरा नदी के तट पर स्थित एटिकोप्का गांव के कारीगर द्वारा बनाए गए पारंपरिक खिलौने हैं। ये खिलौने लकड़ी से बने होते हैं। बीज, लाह, छाल, जड़ों, पत्तियों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों से रंगे जाते हैं। तो साथियों, ये रहे आपके लिए। हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए या इस वजह से क्या हम अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसी प्रकार हम 150 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर से 150 क्वेश्चन करेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो 98062403
12 पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।